नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार। कोई भी हो, सब दोस्त सारे विश्व में, भारत में, और भारत का संविधान हमारा पक्का रिश्तेदार, हमारा पक्का रहने वाला धर्म, बाकी धर्मों से अलग, सेपरेट रिलीजन, स्पेशलिस्ट लिविंग रिलीजन इन दिस कंट्री, without any belief, without any faith, real religion. Other religions are based on faiths and belief. This religion is not based on faith and belief. This religion is based on facts of life, and we are passing through that phase of facts of life in one way or in other way. We have to understand that. Facts of life is contained in this document, public document, भारत का संविधान, constituent document, real document. Don't forget this. Use this and avoid confusion of life. मेरा भारत, आपका भारत, सबका भारत, जहाँ हम रहते हैं वो भारत, इससे बढ़िया कोई है नहीं। कहने को नहीं, सच्चाई है, मानो या ना मानो, वास्तविकता है। मैं कहूँ ना कहूँ, आप माने ना माने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत भारत है, भारत देश हमारा है, और यहाँ सब कुछ है जो सब जगह नहीं है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, पतझड़ भी है, सुहाना मौसम भी है, गर्मी की ह्यूमिडिटी भी है, और हमारे यहाँ अल्ट्रावायलेट रेस भी है, नदियाँ भी है, पहाड़ भी है, सोना चांदी भी है, सब कुछ है। भारत की पब्लिक भी है, भारत का दिमाग भी है, भारत की शिक्षा भी है, भारत की शक्ति भी है, और भारत की सुस्ती भी है। भारत की फौज भी है, और भारत के चोर भी हैं। भारत में डकैत भी हैं, और भारत में ईमानदार भी हैं। भारत में पढ़ाने वाले भी हैं, और भारत में पढ़ने वाले भी हैं, और भारत में समय बर्बाद करने वाले भी हैं, और समय का सदुपयोग करने वाले भी हैं। ये वो भारत है जहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो ना हो। यहाँ भगवानों की पूजा भी होती है तो पत्थरों की पूजा भी होती है। यहाँ आदमियों को क्षमता भी होती है तो आदमियों की वास्तविकता भी होती है। यहाँ चोरी डकैत करने वाले भी हैं, यहाँ चोर को पकड़ने वाले भी हैं, यहाँ पुलिस भी है, सारा सिस्टम है। लेकिन भारत भारत है, सब कुछ है। सारा मैथमेटिक्स यहीं लागू होता है, सारा एल्जेब्रा यहीं लागू होता है, सारी ट्रिग्नोमेट्री यहीं लागू होती है, और सारी मेडिकल साइंस यहीं लागू होती है। सब कुछ यहाँ लागू होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है, वास्तविकता कहीं नहीं है। सब जगह झूठ फ्रेब भी चल रहा है। 5% वास्तविकता हो सकती है, 3% वास्तविकता हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, लेकिन 95% से 98% झूठ पर चल रहा है। ये देश सत्यवादी हरिश्चंद्र का राज नहीं है, वो सत्युग चला गया। अब पता नहीं कौन सा युग है, मैं नहीं जानता, आपको मालूम तो मुझे बता देना। कहते हैं लोग कलयुग है, मैं नहीं मानता है कलयुग। कलयुग तो बहुत अच्छा होगा। कल है वो, कल का मतलब पुर्जे होते हैं, कला होती है, समय होता है, वो तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो पता नहीं कौन सा युग चल रहा है, भगवान भी नहीं जानेगा शायद, कि उसने वो युग तो नहीं बनाया होगा। जो युग यहाँ चल रहा है भगवान ने तो नहीं बनाया होगा, हमने जरूर बनाया होगा, और हमने कहा होगा उसको कैसा युग होता है। पहले हम जान लें कि हम हैं क्या, हम भारत के लोग हैं कि हम किस रास्ते पे चलते हैं, पहले हम जान लें। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर जान लीजिए भारत क्या है, भारत कैसे चल रहा है आजकल। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको मैं हिंदी में दोबारा बताऊंगा, अभी सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले भी मैंने बता चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार बताने इसको आवश्यक समझता हूँ। वी पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. And भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मविहित करते हैं। करते हैं, बस करते हैं। उसके बाद आप करें, आप करेंगे नहीं। बात बहुत छोटी है और बहुत बड़ी भी है, समझने की भी और समझाने की भी है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आखिर ये हमारे लिए है, हमारे ऊपर हमारे परिवार के लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे उन सब लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत आराम से नहीं, बहुत मुश्किल से नहीं, समझना तो पड़ेगा। जैसे भी समझें आप, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो सकती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हमारा देश है, हमारा संविधान है, सब कुछ है, फिर भी हम समझते क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? हम इसको अच्छी तरह से सीरियसली क्यों नहीं लेते? इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये हमको सोचना होगा। छोटा बड़ा, बच्चा, स्कूल वाला, दूसरा, सबको ये सोचना होगा। हम ये नहीं कह सकते आप छोटे हैं, आप इस बात मत करिए, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आप दूर रहिए। जैसे कहा दिया करते थे हम लोग छोटे थे, लोग बड़े लोग, यार आपको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं, आपकी तो उम्र 16 साल की, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें करके बात को इग्नोर कर दिया जाता था। हमको समझ नहीं आता था, और हमारे जो बड़े लोग थे वो समझा नहीं सकते थे। शायद उनको भी प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि उनकी किताबी नॉलेज इतनी नहीं थी जितनी आज शायद आपको हो सकती है। लेकिन वो किताबी नॉलेज का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो किताबी नॉलेज तभी अच्छी होती है उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कृष्ण ने भी कहा है जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसकी नॉलेज का फ़ायदा तभी होगा जब उस नॉलेज को आप प्रयोग में लाएं। यदि आप प्रयोग में ले लाएंगे तो आपकी वो नॉलेज जो है ना, कोई मतलब की नहीं है, आपके किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। तो वही बात हमारे ऊपर लागू होती है, सबके ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर, परिवार के ऊपर, सबके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर जो इस देश का है लेकिन इस देश को समझना नहीं चाहता। हर उस व्यक्ति के ऊपर जो पढ़ा लिखा है, अपने आप को कहता है बहुत पढ़ा लिखा, कहता है बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ मैं, मेरी इतने लाख की पैकेज है, मैं सब करना चाहता हूँ, लेकिन वो इसको समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। वो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति है हमारे देश का हर आदमी। हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, विश्व में माना हुआ देश है, सबसे बड़ा गणतंत्र है हमारा, सबसे बड़ी आप कह सकते हैं लोकतंत्र है हमारा। गणतंत्र भी बड़ा है, लोकतंत्र भी बड़ा है, सेकुलर सबसे बड़ा है हमारा, और सोशलिज्म सबसे बड़ा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इनमें, इन जो हमारे प्रियम्बल्स में लिखा है कि हमारे देश में क्या नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा टाइटल, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद सब फेल। हम फेल, बिल्कुल फेल। हम समझेंगे नहीं, ना कोई हमें समझा सकता है, तो समझाया भी उसको जा सकता है जो समझना चाहे। और किसी ने सोच लिया यार मुझे क्या करना है, छोड़ो इस बात को, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, तो जरूरत पड़ने पे सर पे पत्थर ही खाता है और सर औंधे मुंह गिर जाता है, फिर पता लगता है कब देखेंगे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर यार कानून वानून छोड़ो, कौन कानून को मानता है, बेकार की बातें ना करो, कानून बहुत देखे हैं, बहुत कर लिए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बातें हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन किसी में FIR हो जाती है और पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, उसको सारे कानून पता लग जाते हैं, बेशक सजा चाहे 20 साल ना हो उसको कैसे पुलिस से धक्के खाने होते हैं, कैसे पुलिस टॉर्चर उसको करती है, किस तरह थर्ड डिग्री देती है, और किस तरह उसकी हैरासमेंट होती है, कोर्ट में आकर जमानत लेने में किस तरह हाल होता है, जमानत के बाद उसका क्या हाल होता है, कितनी पेश लगती है, और उसको अगर तिहाड़ या किसी जेल में भेज दिया जाए 2 दिन 3 दिन के लिए, तो पता लग जाता है कि जेल में क्या होता है। सजा तो खैर उसको होगी नहीं होगी तो बात की बात है, कई साल लगेंगे इस बात को, चार्जशीट डाई होगी, क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा उससे पहले, और उसके बाद फिर अब क्या क्या आर्गूमेंट गवाही होंगी, बहुत बात की बात है। लेकिन जितने कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे उसको, उसी में उसका सारा तेल निकल जाएगा।
ये हमारा यहाँ जुर्म है। सजा हो ना हो, लेकिन सजा ऐसी टॉर्चर कर दिया जाता है कि शरीफ आदमी तो सह नहीं सकता। बाकी बदमाशों को तो प्रोफेशन है, उनको तो व्यवसाय है, उनको तो फर्क नहीं, 10 नंबरी हो 9 नंबरी, उनका तो काम है, तो कमाते इस चीज से कि हेरा फेरी करनी है, चोर करनी है, डकैती करनी है, और जो भी प्रोफेशन उनका है, ये गंदा बंदा, ये हेरा फेरी का, क्राइम का, ये करके उनको तो कमाना है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ऐसे ऐसे दूसरे प्रोफेशन वाले होते हैं, अरे जेल चलेगा कोई बात नहीं, वहां भी ऐश करेंगे और जेल से बाहर भी ऐश करेंगे, दोनों जगह हमको तो हेरा फेरी करके चोर बाजारी करके कमाने कौन है, चाहे क्राइम करें कुछ भी करें, हमारा काम है ये। लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं, जो सच्चाई को मानते हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, अगर कहीं फंस जाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि हमारे देश का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है और सिविल प्रोसीजर क्या है, अच्छी तरह समझ आ जाता है। जब समझते नहीं तो बातें करते हैं, कुछ नहीं होता, कानून की बातें छोड़ो, कौन पूछता है कानून कानून को। छोटे आदमी के लिए, मिडिल आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है कानून, लेकिन राजनीति वालों के लिए, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों के लिए, जो देश को लूट के खा रहे हैं, उनके लिए कानून कोई चीज है, क्योंकि जज को बदल सकते हैं, वो सबको बदल सकते हैं, उनकी बहुत पावर है। तो वो तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे पावर वाला आदमी देश को कुछ समझता, देश को अपना गुलाम समझता है। लेकिन जो रियल आदमी है, वास्तविक यहाँ का नागरिक है, वो समझता है कि प्रॉब्लम क्या होती है और सॉल्यूशन क्या होता है। इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपने आप को समझें, पहले हम अपने परिवार को समझें, अपने समाज को समझें, अपने राज्य को समझें और अपने देश को समझें। हमें समझें कि हमारी सोसाइटी है क्या हम जंगल में रह रहे हैं या हम एक देश में रह रहे हैं, देश है तो ये क्या है, किसने ये बनाया है, कैसे ये बना है, ये समझना चाहिए। ये खाली बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से, प्रोफेशनल्स डिग्री लेने से, ह्यूमनिटी की डिग्री लेने से, मेडिकल्स वगैरह की डिग्री कुछ नहीं होता। वो तो एक आपका काम है, तो वो करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो उनको इलाज तक लाइफ सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसको उससे भी आगे जाना चाहिए। डॉक्टर का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप बस एक प्रोफेशन करके आ गए, आपका काम इलाज करने का है, उसके बाद बात खत्म हो गई, दुनिया जाए फाड़े, मुझे लेना देना नहीं है, मेरे नोट आने चाहिए, प्रैक्टिस से मेरा काम चलना चाहिए, नौकरी सरकारी में करता रहो, प्राइवेट करता रहो, उससे मेरा 2-3 लाख रुपए महीना आ जाए, बात खत्म हो गई है। मुझे अपने को देखना है, परिवार को देखना है, मुझे देश से कोई मतलब नहीं है, राज्य से कोई मतलब नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर सोच ऐसी बन जाएगी तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसके बाद इंजीनियर भी ऐसा व्यक्ति होता है, और प्रोफेशनल जो जिम्मेदारी लेते हैं अपने काम के, उस सब ऐसे व्यक्ति सबसे जिम्मेदार माने जाते हैं। उनको इसलिए स्पेशलाइज कहा जाता है, इसलिए गैजेट ऑफिसर कहा जाता है। सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे प्रोफेशनल्स, सारे सब गैजेट में आते हैं, सरकार इनको ऑफिशियल गैजेट निकाले जाता है। इस आदमी को एक टाइटल दिया गया है, जिस आदमी को टाइटल दिया जाता है वो एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है, उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लॉयर्स भी हैं, और जितने जस्टिस हैं सब है। ये देश के वीआईपीज हैं, इनको मैं असली वीआईपीज कहता हूँ। नेता वीआईपी नहीं है, नेता तो लुटेरे हैं, नेता तो हमारे चुने हुए हैं, लेकिन ये लोग हमारे चुने हुए नहीं हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, हाई प्रोफाइल्स के लोग हैं, इनको हम चुन के नहीं भेजते। ये अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपनी कंसिस्टेंसी से रोल होते हैं गैजेट के ऊपर। जो भी इनके इंस्टीट्यूशनल गैजेट्स होते हैं उन पर इनका नाम आता है, उसके बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करें वो अलग बात है। लेकिन देश का सबसे ज्यादा जिम्मेदार इनको माना जाता है। ये उनसे भी जिम्मेदार है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और जो भी हैं, उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने वास्तविक काम करना है पब्लिक के अंदर। बाकी तो दिखावा है, स्पीचें देके चलते बनना है। उनका काम तो स्पीच देके 5 साल काटना है, उसके बाद बात खत्म, करना कुछ है नहीं। फ्रंट पर जाके लाई नहीं करनी है, और कोई भी काम उन्होंने करना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, क्योंकि ना प्रश्न समझते हैं ना उत्तर समझते हैं। हम इनकी जिम्मेदारी किनको देनी चाहिए? देश की जिम्मेदारी इन लोगों के हाथ में जो वास्तविक चला रहे हैं। लाखों डॉक्टर देश में हैं, लाखों इंजीनियर देश में हैं, लाखों एडवोकेट्स देश में हैं, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश में, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सारे इस देश में हैं, जो एक आम लाइफ में लोगों को गाइड करना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। पहले बताने के लिए आपको खुद समझना चाहिए। मैंने आज तक कोई डॉक्टर ऐसा देखा नहीं, जितने से मिला हूँ, कोई इंजीनियर ऐसा देखा नहीं, एक आध छोड़ दिए 2% जो हमारे देश के बारे में जानते हो। और सब अपने बारे में जानते हैं, सब मेरे प्रोफेशन में ये होता है, वो सच पूछे तो प्रोफेशन के बारे में पूरा नहीं जानते, जरूरत पड़ती है तब जानते हैं। जिस तरह वकील पूरे कानून नियम नहीं जानता, कोई जज पूरे कानून नियम नहीं जानता, उसी प्रकार से सभी का हाल है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं जानेगा। जो जिस तरह कोई वकील अगर तलाक के मुकदमे लगता है, डाइवर्स के मुकदमे लड़ता रहता है, तो डाइवर्स के इनकम टैक्स के मुकदमे लड़ते रहता है। और कोई क्राइम के लड़ता है तो वो क्राइम की जमानत कैसे लिया है, बेल कैसे लिया है, उसी के लड़ता रहता है, क्योंकि फैसला तो कभी कराना नहीं। 20 साल भी जहां तक बेल है वहां तक की बात है, उसके बाद फिर आराम भरोसे चलता रहेगा, तो अब देखा जाएगा जो होगा। इसलिए जितना बड़ा देश है उतनी बड़ी समस्याएं हैं, उतने ज्यादा लोग हैं, और समस्याएं हैं तो उतने बड़े हल भी हैं, और उतनी बड़ी लापरवाही भी है, और उतनी बड़ी सीरियसनेस भी होनी चाहिए, लेकिन सीरियसनेस नहीं है। हम समझते हैं वो कर लेगा अपने आप, हमने सीट पे बैठा दिया, वो करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, और वो सोचते हैं हमें क्या लेना, हमारा कैरियर बन गया, हमें सीट मिल गई, बात खत्म हो गई। 2-4 काम करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा, किसने पूछना है, लोगों की इसकी बात कुछ लगा दो, कोई क्वेश्चन पूछता है कुछ और कर दो, ये चलता आ रहा है।
लोगों का ध्यान बढ़ा दो। लोग हमसे कौन सा पूछने आ रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी लोगों की तरफ है नहीं, जबकि उनको होनी चाहिए। वो देश के असली गद्दार है जो इस देश को समझते नहीं अपना और पब्लिक को नहीं समझते अपना। हमने कहा था हम वायदा नहीं निभाते, हमें वायदा निभाने की कसम नहीं खाई थी, हमने संविधान को मानने की कसम खाई थी, लेकिन संविधान को हम मानेंगे नहीं क्योंकि हमें कुछ करना नहीं। हम शपथ खा के अगली शपथ तक वेट करेंगे कि दूसरी शपथ कब लें, 5 साल बाद। ये हमारे देश का हाल है। हमारा संविधान ये कहता है, क्या कहता है वो हमें नहीं पता, उनको नहीं पता, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी गाड़ी चलनी चाहिए बस। ये संविधान उन्होंने कभी खोल के पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी है तो समझा नहीं। सेलिब्रेशन कर लेंगे, ये आज संविधान दिवस है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, वो दिवस जरूर मना लेंगे, इतना वो जरूर कर लेते हैं बस। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं लेना देना। अगर सड़क पे कोई मर जाए उन्हें चिंता नहीं, कुछ भी हो जाए उन्हें चिंता नहीं, और कोई 50-60 आदमी की जगह मर जाए तो कुछ चिंता नहीं, 2 लाख 5-5 लाख सबको दे दो, बात खत्म हो गई है। कीमत फिक्स है, उनको मिल जाएगी, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं। इस देश की कीमत उन्हें दे रखी है, देश ने उनको कीमत कि आपके मरने के बाद इतनी कीमत है, आप ले लीजिए, और वो भी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। फौजी की कीमत फिक्स की हुई है, स्टेट फिनल कर दो, बात खत्म हो गई है। उसके बाद हमें क्या लेना है, उसकी बीवी मरे, उसके बच्चे मरे, भाड़ में जाए। अब जो होता है 10 साल पेंशन ना मिले, उसके खर्चे ना मिले, उसकी सारी फैसिलिटी ना मिले, एक चेक दिखा देंगे, देखो जी इसको हम चेक दे रहे हैं, बात खत्म। पब्लिक में न्यूज में आ गया और सुबह ड्यूटी खत्म हो जाती है। उसका क्या होता है बाद में, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, और ये हमारा सिस्टम है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सोचना होगा, खास तौर से उन व्यक्तियों को जो पढ़े लिखे ऊंचे पदों पे, सरकारी पदों पे मैं नहीं कह रहा, सब पदों पे, जिम्मेदारियों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा हक बनता है, क्योंकि लाइफ में खाली सैलरी लेना, जॉब करना या बिजनेस करना ही सब कुछ नहीं है। देश सही रहना चाहिए तो आपका बिजनेस सही चलेगा, देश सही रहेगा तो आपकी सैलरी भी सही चलेगी, और देश सही नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। वही हाल हो जाएगा जो लीबिया और इराक का हुआ, जहाँ किस जमाने में लीबिया में 28 से 40 रुपए तक की वैल्यू होती थी रुपए की। आज वहाँ देख लीजिए क्या हाल है, और इराक का हाल, लीबिया का हाल वही हाल है, उनके हाल है बेहाल। आज देखिए लीबिया कितना बड़ा कंट्री है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, किसी ने संभाला तो उसको। आज वहाँ हाल देख लीजिए क्या हाल है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, रोज झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं। वही इराक बड़ी मुश्किल संभला है, इन लोगों को बड़े लोग खा गए, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा गई, अमेरिका खा गया इन दोनों को। अमेरिका जहाँ जहाँ है वहाँ अमेरिका का हाथ रहा है, और अमेरिका सबको खा गया, क्योंकि अमेरिका बड़ी मछली है, छोटी को खाएगी। और वही हाल हमारे देश में होगा अगर हम समझेंगे नहीं तो। बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, चिंता ना कीजिए। अगर आपको वो हाल देखना है तो जल्दी हाल आने वाला है आपके पास, क्योंकि आपने तो सोते रहने, अपने कसम खा ली कि सोने के लिए पैदा हुए, ऐश कीजिए, नौकरी करके आइए और सो जाइए। अखबार पढ़िए मत पढ़िए, कुछ एनालिसिस कीजिए मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप समझेंगे नहीं, आप नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी डायरेक्शन नहीं देंगे। ये भी माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को, अपने छोटों को बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करेंगे। आपको किसी की शादी में जाने की बहुत चिंता होती है, आपको अपने बच्चों की शादी कराने की बहुत चिंता होती है, आपको किसी मरने के जाने में बहुत चिंता होती है, आपको बर्थडे किसी के जाने में बहुत चिंता होती है, आपको सोसाइटी को करने में बहुत चिंता होती है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि देश रहेगा तो सोसाइटी रहेगी, देश नहीं रहेगा तो गुलामी सहनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारे सामाजिक कार्यक्रम करने हैं, इनमें रहना है, तो आपको देश के बारे में सोचना होगा, नहीं तो देश खराब होते देर नहीं लगती है। देश संभालने में, सब बिल्डिंग बनाने में कई टाइम लग जाता है, लेकिन बिल्डिंग बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। एक्सप्लोजन लगा दोगे तो 10 सेकंड में बिल्डिंग गिर जाएगी, और आप वैसे डिमोलिश करोगे तो 1-2 दिन में गिर जाएगी। इसलिए ये सब सोचना बहुत आवश्यक है। अगर आप देश में रहना चाहते हैं, आप सोचते हैं हमारा दोबारा वही हाल ना हो कि हम पे अंग्रेज आ जाएं या मुगल आ जाएं, तो आप होश में आ जाइए, नहीं तो शराब पी के सोते रहिए, क्योंकि आदत है आपकी शराब पीनी है। देसी पीजिए, अंग्रेजी पीजिए, कुछ भी पीजिए, मत पीजिए दूध, मत करिए भगवान का नाम। बस आपका भगवान है पैसा, आपका भगवान है आपकी फैमिली का स्टेटस, आपका भगवान है आपके बच्चों की सेटलमेंट, और बाकी दुनिया है भाड़ में। आपको कभी नहीं सोचना कि झोपड़ी वाले कैसे रहते होंगे, आपको कभी नहीं सोचना कि जिसका काम नहीं है वो क्या खाएगा, आपको कभी नहीं सोचना कि हमारी इंडस्ट्री में जो हेरा फेरी कैसे ठीक होगी, आपको नहीं सोचना कि बैंक लूटने वाले क्या करें, देश का बुरा हाल हो गया, सब खत्म हो गया है। आपको आर्थिक अवस्था के बारे में नहीं सोचना, आपको किसी बात के बारे में सोचना कि आपको जरूरत नहीं है सोचने की। सोचने वाले बैठे हैं, प्रधानमंत्री सोचेगा, राष्ट्रपति सोचेगा, और उससे हमें क्या लेना, हमें वोट किसी भी तरह से लेने हैं, ईवीएम चेंज करा के लें, हेरा फेरी करा के लें या जैसिंग करके लें, हमको तो सीट से मतलब है, हम जनता से क्या लेना है। जरूरत पड़ेगी तो किसानों को 5 रुपये महीना दे देंगे, और कोई सोचता है किसी को 6,000 रुपये महीना दे देंगे, कोई सोचता है 15 लाख की बात कर देंगे, कोई कुछ बात करता है, और कुछ इसलिए उनको वोट लेने। और उनका तो है बिजनेस वोट लेना, उनका कमर्स है वोट, उनका डेस्टिनेशन है वोट, और आपका डेस्टिनेशन उनको वोट दे देना, और यही आपका रिश्ता है। इतना ही रिश्ता आपने बनाया है। कोई आप राजनीति में आएंगे नहीं,
आप बस का नहीं है हेरा फेरी करना। राजनीति का मतलब है हेरा फेरी। राज की नीति, हमारे देश की राजनीति यही है, चोरी डकैती बदमाशी गुंडागिरी पैसा ये अटम स्मगलिंग और मर्डर, ये वो हमारी राजनीति यही रह गई है। मॉरल नाम की कोई चीज हमारी राजनीति में रहने गई है। हमारी राजनीति ये देश की यही है। कोई भी दल हो कोई भी हो जो राजनीति में आया है मतलब उसकी शराफत है ही नहीं, दूध का धुआं तो हो ही नहीं सकता, कचरे का धुआं जरूर हो सकता है। चाहे वो कोई भी पार्टी, कोई छोटे कचरे में नहाया है कोई बड़े कचरे में नहाया है, सारे सेप्टिक टैंक की औलाद है। एनारोबिक बैक्टीरिया है, आप जानते होंगे बैक्टीरिया क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। सेप्टिक टैंक के अंदर आपने सेप्टिक टैंक में सुना हो, आपने सुना हो सीवेज की ट्रीटमेंट कैसे होती है, किस तरह काला काला सीवेज हो जाता है, उसकी सारी अंदर बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जीने के लिए, हवा नहीं चाहिए, वो उसके अंदर होते हैं और सारा डिकम्पोज कर देते हैं उसका जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और जो बच जाता है सेटलमेंट हो जाता है काला काला मटेरियल स्लज बोलते हैं वो रह जाता है। तो ये सारी पार्टियां बैक्टीरिया है, एंटी एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये पार्टी स्लज है, ये सीवेज है, ये सब कुछ है। ये मैं इनको वही कहता हूँ कि हमारी राजनीति कुछ नहीं रह गई, सीवेज रह गई है, ये गंद रह गई है। हर पार्टी देश के अंदर ऐसी ही है, कोई पार्टी अच्छी नहीं है, सारी पार्टियां ऐसी, और हम ही ने बनाया उनको ऐसा। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, पहले की जनसंघ हो, पहले वाली कांग्रेस हो, कोई हो, सब ने देश का बेड़ा गर्क किया है। और कोई भी आज ये नहीं कह सकते हम बहुत अच्छे हैं, बातें करा लो, प्यार करा लो, उससे कुछ फायदा नहीं है। देश के बारे में वो भी नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी है और सब चोर हैं, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है। आज कोई बोलता नहीं किसी के खिलाफ, इसलिए देश को इन लोगों ने तो संभालना नहीं है। देश को संभालना तो भारत की जनता ने है। भारत की जनता सो रही है तो सोती रहेगी, ये ऐश करते रहेंगे। भारत की जनता जागेगी नहीं, और जब तक जागेगी नहीं देश सही होगा नहीं। हर आदमी से पूछो, बात करो, इंटरेक्शन करो, यही कह जाता है यार हम बताइए क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या करूं, मैं भाई हम क्या कर सकते हैं। हर एक का यही उत्तर होता है, अरे भाई आप नहीं कर सकते तो सोचिए, सोचेंगे तो कुछ करेंगे, सोचते भी नहीं हम, छोड़ो यार हमें क्या लेना है। एक सिंपल आंसर होता है, ठीक है यार सरकार बन गई, बात खत्म हो गई, क्या करें, हमने तो वोट दिया था, जिसको जीतना था जीत गया, यही आगे बात खत्म हो जाती है। मतलब मेरा काम वोट देना है, मैं भारत में अगर पैदा होता हूँ, भारत में नागरिक बनता हूँ, इसका मतलब यह है कि पंचवर्ष में जाऊँ। एक तो 5 ईयर प्लानिंग थी और ये 5 ईयर पोलिंग प्लानिंग है, इलेक्शन प्लानिंग है। मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है, इनके हिसाब से, राजनीतिक दलों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से नहीं, कि आपको 5 साल में जाना है और वोट दे के आना है, बात खत्म हो गई, इनसे आपका इतना रिश्ता, उसके बाद ये जो मर्जी करें आपको पूछना नहीं है। इनको आप वापस बुला नहीं सकते, इनसे गरिमान पकड़ के इनकी पिटाई नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन कर लेकर वो पार्लियामेंट में एंट्री नहीं है, पार्लियामेंट में ही क्वेश्चन हो सकता है, विधानसभा में क्वेश्चन हो सकता है, वहां आपका अधिकार नहीं है, ये आपको घुसने भी नहीं देंगे और सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे। तो आप क्वेश्चन करेंगे, आप चिट्ठी लिखिए भी किसी स्पीकर को तो जवाब नहीं, मैंने चिट्ठियां लिखी है, कोई स्पीकर लोकसभा जवाब नहीं देता है, कोई कुछ नहीं पूछता है। पार्लियामेंट का क्वेश्चन आप करना है, आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप पार्लियामेंट जा नहीं सकते, चाहेंगे तो आप लगा नहीं सकते, आपका हक नहीं है। पार्लियामेंट क्वेश्चन आपका संसद सदस्य करेगा नहीं, क्योंकि उसे पैसे आप देंगे नहीं, वो पैसे ले बिना काम करेगा नहीं। तो आपके लिए पार्लियामेंट नेग्लिजिबल है, कोई मतलब नहीं, आपका पार्लियामेंट से कोई रिलेशन रहा नहीं, विधानसभा से कोई रिलेशन रहा नहीं, क्योंकि आपकी एक्सेस में है नहीं, और जिसको आप चुन के भेजते हैं वो आपको सुनता नहीं, वो किसी पार्टी का आदमी है, वो आपका आदमी है नहीं। अगर आपका आदमी होता तो आपके पास आता, आपसे बात करता, अपनी समस्याएं बताइए, वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो आपसे पूछेगा नहीं। ये हाल है यहाँ पर। बताइए, जब आपका सदस्य है, आपने चुन के भेजा है, आपका वो आपने नामांकन किया है उसका, आपने अपना उसको उम्मीदवार बना के भेजा है, जाइए आप मुझे वहाँ मेरा रिप्रेजेंटेशन कीजिए, मेरा प्रतिनिधित्व कीजिए, और वो आपको अपने आप को आपका प्रतिनिधित्व समझता नहीं। वो तो कहता है मैंने तो पैसे खर्च के वोट आपसे लिए हैं, मैंने तो खर्चा किया है, रैलियाँ की हैं, 20-30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ लगाए हैं, और मैंने पार्टी को 5 करोड़ दिए थे वोट के लिए, नामांकन कराने के लिए, टिकट लेने के लिए। तो आपसे मेरा क्या रिश्ता है? मेरा रिश्ता तो उस पैसे से है जो मैंने लगाया है, उस पैसे ने मुझे जिताया है, उस पार्टी के नाम से मैं जीता हूँ, तो मुझे तो उन्हीं का साथ देना है। और वापस दोबारा आने के लिए फिर वही पैसा खर्चना है, और पैसा खर्चने के लिए मुझे और कमाना पड़ेगा। अगर ये सोच जब हो जाती है देश में, हमारे उन लोगों की जो बहुत बड़े पद हमने जिनको दिए और वो हमारे बारे में काम नहीं कर रहे, हमारे बारे में सोच नहीं रही, बस कहते हैं यार देखो मैंने गली में सड़क बनवा दी, मैं पेड़ बनवा दी, मैंने वहाँ पाइपलाइन डलवा दी, मैंने ये कर दिया, 4-5 नाम गिना देगा आपको और आप खुश हो जाएंगे, हाँ भैया चलो इस बार तो इतना कर दिया, अगली बार इतना करेगा। वो ये नहीं बताता कि मैंने ये करने के लिए खाया किसमें इतना, अगर मैंने 10 रुपये लगाए तो मैंने 30 रुपये खाए हुए, ये नहीं आपको बताएगा। और आप पूछेंगे भी नहीं, आप खुश होंगे, अरे बहुत अच्छा आदमी है, तो वो बता के मैंने कितना काम किया, तो काम किया उसने, दिख रहा है हमको। जब ये सोच देश की हो जाती है, उस देश का बेड़ा गर्क होना डिसाइडेड है, एग्रीड है। जब देश की चिंता देश के लोगों को ना हो और देश के राजनेता सोचते ना हो, तो उस देश का क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं देश के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश की हालत के खिलाफ बोल रहा हूँ। देश की हालत हमने ऐसे की है, हम हमेशा वोट उसी को देते हैं जो कहते हैं, हमारे 2 ही पॉइंट होते हैं, या तो जो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए उसको चुन लो, या पार्टी उसको चुन लो, इससे आगे हमारा सोच नहीं है।
हमें जो जैसे कि स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है ना, भी आप इतना चैप्टर पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में आएगा, ये सिलेबस ये कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। उसके आगे पास होने के बाद हम हाथ नहीं लगाते बुक को, हमारी इज्जत खराब होती है। यार पढ़ने के बाद बुक खोल रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको पास कर चुके, क्यों पढ़े हो? ये हाल है। हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में कभी अध्ययन खत्म नहीं होता, कभी स्टडी खत्म नहीं होती। और वही हमारी राजनीति का हाल है। हम राजनीति जरूर हम दे रहे हैं, डेमोक्रेसी हम जरूर कर रहे हैं, हम रिपब्लिक जरूर हैं, लेकिन कहने के लिए क्या आप सोच सकते हैं आज की तारीख में कि आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा इस देश का? बताइए, नहीं सोच सकते ना। तो क्यों नहीं सोच सकते? आपको तो संविधान ने हक दिया है कि आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप एमपी भी बन सकते हैं, आप किसी पद पे जा सकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ इक्वालिटी है, राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फिर आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, बनने की बात तो उड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपने देश के अंदर रहता हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, मैं दूसरे को तो वोट देता घमंड से, बड़े गौरव से, कि देखिए मैंने मोदी को जिताना है, मैंने राहुल को जिताना है, मैंने मायावती को जिताना है। अरे मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैंने अपने आप को जिताना है, या मैंने अपने पब्लिक के किसी आदमी को जिताना है? ये नहीं सोचते हम। हंसेंगे, कोई आकर भी कहेगा अरे एमपी बनेगा यार, है मुझे एमपी बना दो, हंसेंगे। अरे तू, तेरी क्या औकात है यार? हमारी सोच ऐसी हो गई। औकात क्या होती है? उससे क्या औकात है मोदी की? राहुल की क्या औकात है? मायावती की क्या औकात है जो हमारी औकात नहीं है? उनकी औकात कैसे, जरा बताए कोई मुझे। ऐसा मोदी में क्या है जो पीएम बना दो उसको, एमपी बना दो उसको? राहुल में क्या है ऐसा? और उनके एमपी जो चोर लहर आ गए हैं उनकी सब पार्टियों के, उनमें क्या है ऐसा? मतलब एक चोर, एक डकैत, एक रेपिस्ट, एक आतंकवादी तो एमपी बन सकता है, लेकिन एक स्वच्छ आदमी, साफ आदमी हमारे एरिया का है, या मैं स्वयं हूँ या आप हो, हम एमपी बनेंगे तो हंसेंगे लोग, अरे ये एमपी बनेगा, हा हा हा। क्योंकि हम गरीब हैं, हम पे 50 करोड़ नहीं है, हम इस देश के राज्य नहीं है, देश के नागरिक नहीं है। तो मोदी में क्या खास बात है? क्या किया उसने देश के लिए ऐसा? आज जो हम मोदी मोदी करते हैं, ऐसा बताइए, एक भी पॉइंट बताइए क्या किया उसने? एक भी क्रेडिबिलिटी बता दीजिए उसकी, चीफ मिनिस्टर के हिसाब से बता दीजिए कि उसने ये किया है। वहां पर किसी ने नहीं किया। जबरदस्ती नाम ठोकते हैं कि मैंने ये किया है। जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो काम करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं है, वो काम कर देते हैं। और जो बोलते बोलते ना, वो कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलने में समय खराब हो जाता है। काम जितना दिमाग में बोलने में लगाते हैं ना, उतना सोचने में लगाएं तो बहुत कुछ सोच, लेकिन नहीं, तो थिंक तो कर ही नहीं सकते। ये प्रॉपर्टी होती है ह्यूमैनिटी, आत्मा की, साउल की। आपकी शक्ति जहां लगाएंगे ना उसमें गई, उससे सोच नहीं सकते आप उससे ज्यादा। देखिए, आई एम नॉट जस्ट मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग यू, आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू you can say allege upon political parties or party in power. My question is, my submission to you is a submission. It's not, you can say, it's not an order, it's not an appeal, it's just submission that you have to understand our constitution. You have to understand that. And if you don't have time, don't blame someone. Don't blame those robbers who are in government and they are looting this country. And before also they looted this country, and before those who were in power they looted this country. Don't blame them. First blame yourself, because you are at fault. You were at fault. You have been voting them for decades. It's your fault. You never ensured your candidate. You just voted in the name of Indira Gandhi, you voted in the name of VP Singh, you voted in the name of Nehru, you voted in the name of Modi, you voted in the name of Atal Bihari Vajpayee, and you voted like that, which was foolishness, and which is foolishness. Why should I vote in the name of Prime Minister? Because I have, first of all, no right to vote Prime Minister, because Constitution doesn't allow that, doesn't mandate that. Our Constitution doesn't say anywhere in these 395 articles that there shall be an election for Prime Minister and that Prime Minister shall be elected by people. It's not mentioned, not mandated anywhere. Go through all articles and you will not find that. First of all, there is no chapter for Prime Minister. Prime Minister is just in one paragraph, and that is under government, or you can say under union. It's under union that there shall be a prime minister head. There shall be not even a prime minister, there shall be council of ministers. At head shall be prime minister. Simple. There is no prime minister title. Title is council of ministers, and that also under union, not under separate government. Head of government is president. Simply, clearly defined. And to him shall report prime minister. Prime Minister is a person located at the head of Council of Ministers. This is mentioned, this is enshrined in Constitution of India. That's a mandate of people, our mandate.
But when we come to vote, we forget this mandate, what we wrote ourselves, what we adopted, what we decided, and what we gave to ourselves, which preamble says we gave this constitution to ourselves, we adopt this constitution, we enact this constitution, and we give to ourselves this constitution. Means we adopted, first of all, we designed it, of course, constitution assembly designed it for us, they served to us. So we got this adoption, we got this enactment, and we got this giving to ourselves. We adopted this work, this draft, means we approved this, then we legislated ourselves, and we give to ourselves, deliver to ourselves. This is what it is. So when we did this, why don't we respect ourselves? Why do we not respect ourselves? Why do we insult ourselves? It is an insult to say, I'm going to elect, I'm going to vote Modi or Rahul. This is an insult to nation, this is an insult to constitution, and this is an insult to my vote. Because I am not authorized to vote for position of Prime Minister. This is first question and first answer. You have to realize this point. If you cannot realize this point, this is not my problem. This is your problem. You are educated people, and even if you are not educated, you have to understand that. You cannot elect a Prime Minister for this country. You cannot elect government of this country because you are not authorized to elect government. You are only authorized to elect your member of parliament, and that too for Lok Sabha and not for Rajya Sabha. You are electing a member of parliament from your constituency in power, in title, in virtuality, as your representative, as your attorney for you people of constituency, voter, electorate of your constituency, to go to Lok Sabha, sit for you, talk for you, and communicate problems collected from you by that MP to Lok Sabha. That is our function. But we are not doing that. Neither that MP candidate knows it, nor we people know it. What's the purpose then? Why then we vote? Should we vote for sake of voting? Or should we vote for sake of national development? Or for national improvement? Or for system improvement? Or for our improvement? Or for what? Shall we vote only for purpose that we have to make PM Modi, or we have to make PM Rahul or someone else? No, that is not our destiny. That is not our milestone. Our milestone is not that. That is wrong milestone. This is, we are defying our constitution. We are insulting ourselves. We are insulting our nation. We are not thinking away this constitution was given. We are abusing this constitution by thinking that we will elect this prime minister. We have no power at all. Again and again, I explain to it by writing, by speaking, but people of this country don't have eyes, they don't have minds, they don't have ears to use them. That's the problem. We are thinking high and doing very low everywhere, and we don't have electoral quality, we don't have democratic quality. Our democracy is a myth, just like we say our religion is a myth. Democracy is also myth. It's myth only. They just want you vote and that's your duty is over and that's all. Let constitution go to hell after that. Let your facilities go to hell. They think that. Let you go to hell itself. No problem. Once you vote them and your job is over. This is our thinking, our leaders' thinking. They don't care for you after that. No, never. They never come to you to ask, did you get something? They will ask. They never ask you that I did this work for you. Are you satisfied? Did some MP come to you anytime during last 5 years or 10 years or 15 years or 20 years? Did someone come to you to tell you this I have done it, tell me what else you want? They never come. They neither come during election, they nor come during 5 years of their tenure. And when again they are so shameless, they come again for vote. You give me vote. They don't say for what, and you don't ask for what. Because you are scared of your MP, you don't want to face them. Why it should be yours? MP should be scared of you, that he is demanding something from us, he is begging for vote, and I have to give my vote to him. And I'm not asking anything. I'm not even talking to him. Okay, I'll give you. Any candidate comes from any party, okay, care for me, please care for me. He may touch your feet also. And it's okay, we'll care for you. Only this is our relation, nothing else. Are we born for this relation? Am I born? Are you born in this country just to vote every 5 years and sleep? Are we that? No, I'm not. Maybe you. Means you are born for some person in this country, that person is your God. That person is your God. That is contemplation.
particularly for youth people who don't have extensive knowledge of life experience. Of course, they are well educated, they may be having degrees and post graduation and doctoral, but life experience have zero there. They have zero experience. They don't know what nation is, how we are living, and they don't accept those who understand civics or who understand law. Nobody else, 90% people in this country don't know our constitution, and that is a very tragic state of this country political issues. We don't know in which country we are living. We don't know what system this country, and we just want everything, every facility, every you can say whatever we should get, and we should get. We want jobs, good jobs. We want good positions. We want richness. We want everything. We want welfare, but we don't know how to make this country better. If country is not better, country is not runnable, country is not maintainable, you cannot get anything. Forget that, because still slavery impact is in our minds, in our morals. We cannot think beyond that. This is our problem, and particularly youth problem is that. So we have to ensure that we are living in our minds. We are speaking in our minds through what we are. Forget religion, forget faith. You are not living under power of religion. You are not in any religion is not giving you food. No religion giving you anything. You are earning your food. You are working hard, and you are working under this constitution. To an extent, you are living in this country. You cannot do anything against this constitution. You cannot go against laws. If you go against laws, you will be entrapped. You will be in jail. Think that. If some building collapses during construction, who goes to jail? Engineer goes to jail. Contractor goes to jail. Owner goes to jail. Your religion doesn't go to jail. Your belief doesn't go to jail. Your faith doesn't go to jail. So be careful. Think of constitution first. If you are fit, you are qualified to suit yourself, fine. Or these leaders are not going to help you. Never, never, never. Whoever leader is there, they are not for you. They are for themselves. They shall take vote and sit, and they'll enjoy their life as VVIP from since beginning, you can say. Since 1950. Nobody came to people. No one. They came to people only during elections or during road shows and no one else. Nobody talks to you. Nobody writes to you. If you write, they will not reply to you. Never. So they are just be fooling us, and we are being befooled. That is only my objective, to discuss with you, to interact with you, that you have to change your little mindset, that you have to understand us. Don't understand politicians, understand yourself. That is more important. Understand this nation, Bharat. Don't think of Modi, don't think of Rahul, don't think of political parties, don't think of these bloody rascals. They are all rascals. They are in the same bathroom, they are in the same boat, they are sitting in the same ship. And they are unreliable people. I call them great jokes. This is that they are only living for themselves. They are looting this country, and they are robbers. All are robbers. One is bigger robber, smaller robber. All are robbers. Nobody is living for nobody is living for public. Nobody is living for. They do something and say, I've done this. This history, I've done this. They do small thing. See, everybody has to do something. If you are in power for 5 years, you have to do something. If you don't do something, you have to face problem, because there are so many people in this country. You go to some part something and claim, say, I've done this. Before, only befoling. Just Modi did, or take to farmers, I'm giving 2,500. Is it not befoling people? Just he did that before elections. He gave 2,500 to some people. Say, I have given 2,500 to some people. Is it not befoling public? Are they living to 500 from your, and that's too, you're not giving from pocket. You're giving from government funds. What I'm saying is, these leaders are all extraordinarily clever, crooked rascals. They, by hook or by crook, they want to access to these positions, constant positions, just to live their life, nothing else. All same. So we have to understand ourselves. If you understand yourself, if you understand your constitution, your country, you will teach them lesson. Because we don't understand that, that's a problem. We cannot teach them lesson, and they know they want people not don't study constitution. Nobody says you study, because they themselves don't know what constitution is. They just want power, and power is whole. So I was just explaining to you about responsibilities of our constitutional positions like MPs, which means I have explained to you about union list, about current Congress list and state list, and then what are the responsibilities of this clause, fundamental rights, and various chapters said there are state, what is the state, and what is our judiciary, and what is our executive. Now we'll continue on that. Just to know institution of panchayats, which what is panchayat, that is very important. So for village point of view,
because people are living in villages more than in cities. And chapter part 9 of Constitution is Panchayats. This is Article 243 in this Constitution, which defines what panchayats are and their responsibilities already have been taken in Schedule 7th and other, we discussed other schedules and their responsibilities are mentioned. Here is definition of panchayat and that is 243 article. In this part, unless context otherwise requires, district means a district in a state, it says. District means a district in a state. Gram Sabha means a body consisting of persons registered in electoral rolls relating to a village comprised within area of panchayats at village level. Intermediate level means a level between village and district levels specified by governor of a state by public notification to be intermediate level for purpose of this part. Panchayat. Panchayat means an institution by whatever name called of self-government constituted under Article 243B for rural areas. Panchayat area means territorial area of panchayat. Population means population as ascertained at last preceding census of which relevant figures have been published. Village. Village means a village specified by governor by public notification to be a village for purpose of this part and includes group of villages so specified. 243A. A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at village level as legislature of a state may by law provide. 243B. There shall be constituted in every state panchayats at village, intermediate and district level in accordance with provisions of this part. Notwithstanding anything in clause 1, panchayat at intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding 20 lakhs. 243C. Subject to provisions of this part, legislature of a state may by law make provisions with respect to composition of panchayats, provided that ratio between population of territorial area of a panchayat at any level and number of seats in such panchayats to be filled by election shall so far as practicable be the same throughout state. All seats in a panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies in panchayat areas and for this purpose each panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that ratio between population of each constituency and number of seats allotted to it shall so far as practicable be same throughout panchayat areas. Legislature of a state may by law provide for representation of chairpersons of panchayats at village level, in panchayats at intermediate levels, or in case of a state not having panchayats at intermediate level, in panchayats at district level. Of chairpersons of panchayats at the intermediate level and in panchayats at district level, of members of House of People and member of legislative assemblies of state representing constituencies which comprise wholly or partly a panchayat area at a level other than village level in such panchayats, of members of council of states and members of legislative council of state where they are registered as electoral within a panchayat area at intermediate level, in panchayat at intermediate level, a panchayat area at district level, in panchayat at district level, chairperson of a panchayat and other members of a panchayat whether or not chosen by direct election from territorial constituencies in panchayat area shall have right to vote in meeting of panchayat. Chairperson of a panchayat at village level shall be elected in such manner as legislature of a state may by law provide, and a panchayat at intermediate level or district level shall be elected by and from amongst elected members thereof. 243D. Seats shall be reserved for scheduled castes and scheduled tribes in every panchayat, and number of seats so reserved
shall bear as nearly as may be same proportion to total number of seats to be filled by district election in that panchayat as population of scheduled caste in the panchayat area of scheduled tribes in that panchayat area bears to total population of that area, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in panchayat. Not less than not less than one third of total numbers of seats reserved under clause 1 shall be reserved for women belonging to scheduled caste or as case may be scheduled tribe. Not less than one third, including number of seats reserved for women belonging to scheduled castes and scheduled tribes of total number of seats to be filled by this direct election in every panchayat shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in panchayat. Office of chairpersons in panchayat at village or any other level shall be reserved for scheduled castes, scheduled tribes, and women in such manner as legislature of a state may by law prescribe or provide, provided that number of officers chairpersons reserved for scheduled caste and scheduled tribe in panchayats at each level in any state shall bear as nearly as may be same proportion to total number of such offices in panchayats at each level as the population of scheduled castes in state or scheduled tribes in state bears to total population of state. Provided further that not less than one third of total number of offices of chairpersons in panchayats at each level shall be reserved for women. Provided also that number of offices reserved under clause shall be allotted by rotation to different panchayats at each level. Reservation of seats under clause 1 and 2 and reservation of offices of chairpersons other than reservations for women under clause 4 shall cease to have effect on expiration of period specified in Article 334. Nothing in this part shall prevent legislature of a state from making any provisions for reservation of seats in any panchayat or offices of chairpersons in panchayats at any level in favor of backward classes citizens. 243. Every panchayat, unless sooner dissolved under any law for time being in force, shall continue for 5 years from date appointed for its first meeting and no longer. No amendment of any law for time being in force shall have effect of causing dissolution of panchayat at any level which is functioning immediately before such amendment till expiration of duration specified in clause. An election to constitute a panchayat shall be completed before expiry of duration specified in clause 1, before expiration of a period of 6 months from date of its dissolution, provided that where remainder of period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting panchayat for such period. A panchayat constituted upon dissolution of a panchayat before expiration of its duration shall continue only for remainder of period for which dissolved panchayat would have continued under clause had it not been so dissolved. 243F. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of panchayat if he is so disqualified by or under any law for time being in force for purposes of elections to legislature of state council, provided that no person shall be disqualified on ground that he is less than 25 years of age if he has attained age of 21 years. If he is so disqualified by or under any law made by legislature of state, if any question arises as to whether a member of panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1, question shall be referred for decision of such authority and in such manner as legislature of a state may by law provide. 243G.
Subject to provisions of this constitution, legislature of a state may by law endow panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain provisions for devolution of powers and responsibilities upon panchayats at appropriate levels, subject to such conditions and may be specified herein with respect to preparation of plans for economic development and social justice, implementation of schemes for economic development and social justice, as may be entrusted to them, including those in relation to matters listed in 11th Schedule. 243H. Legislature of a state may by law authorize a panchayat to levy, collect, and appropriate such taxes, duties, tolls, and fees in accordance with such procedures and subject to such limits. Assign to a panchayat such taxes, duties, tolls, and fees levied and collected by state government for such purposes and subject to such conditions and limits. Provide for making such grants in aid to panchayats from consolidated fund of state. Provide for constitution of such funds for crediting all monies received respectively by or on behalf of panchayats and also for withdrawal of such monies therefrom and may be specified in law. 243I. Governor of a state shall, as soon as may be within 1 year from commencement of Constitution, 73rd Amendment Act 1992, and thereafter, at expiration of every 5th year, constitute a finance commission to review financial position of panchayats and to make recommendations to governor as to principles which should govern distribution between state and panchayats of net proceeds of taxes, duties, tolls, and fees leviable by state, which may be divided between them under this part and allocation between panchayats at all levels and their respective shares of such proceeds. Determination of taxes, duties, tolls, and fees which may be assigned to or appropriated by panchayats. Grants in aid to panchayats from consolidated funds of state. Measures needed to improve financial position of panchayats. Any other matter referred to Finance Commission by Governor in the interest of sound finance of panchayats. Legislature of a state may by law provide for composition of commission, qualifications which shall be requisite for appointment as members thereof and manner in which they shall be selected. Commission shall determine their procedures and shall have such powers in performance of their functions as legislature of a state may by law confer on them. Governor shall cause every recommendation made by commission under this article together with an explanatory memorandum as to action taken thereon to be laid before legislature of state. Legislature of a state may, by law, make provisions with respect to maintenance of accounts by panchayats and auditing of such accounts. 243K. Superintendence, direction, and control of preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to panchayats shall be vested in State Election Commission, consisting of a State Election Commissioner to be appointed by Governor. Subject to provisions of any law made by legislature of a state, conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as Governor may by rule determine, provided that State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like ground as a judge of a high court, and conditions of service of a State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after appointment. Governor of a state shall, when so requested by State Election Commission, make available to State Election Commission such staff as may be necessary for discharge of functions conferred on State Election Commissioner by Clause 1. Subject to provision of this Constitution,
Legislature of a state may, by law, make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections or to panchayats. 243L. Provisions of this part shall apply to union territories and shall in their application to a union territory have effect as if reference to governor of a state or reference to administrator of union territory appointed under Article 239 and references to legislature or legislative assembly of a state or references in relation to union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that President may by public and notification direct that provisions of this part shall apply to any union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as may specify in notification. 243M. Nothing in this part shall apply to scheduled areas referred to in clause 1 and tribal areas referred to in clause 2 of Article 244. Nothing in this part shall apply to state of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. Hills area in the state of Manipur for which district councils exist under any law for time being in force. Nothing in this part relating to panchayats at district level shall apply to hill areas of district of Darjeeling, state of West Bengal, in the state of West Bengal for which Darjeeling Orkha Hill Council exists under any law for time being in force, shall be construed to affect functions and powers of Darjeeling Gorkha Hills Council constituted under such law. Nothing in Article 243D relating to reservations of seats for scheduled castes shall apply to state of Arunachal Pradesh. Notwithstanding anything in this constitution, legislature of a state referred to in subclause A of clause 2 may by law extend this part to that state except areas of, if any, referred to in clause A. If the legislative assembly of a state passes a resolution to that effect by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than two-thirds of members of that house present and voting, Parliament may by law extend provisions of this part to states, to scheduled areas and tribal areas referred to in clause 1, subject to such exceptions and modifications as may be specified in such laws, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for purpose of Article 368. 243N. Notwithstanding anything in this part, any provisions of any law relating to panchayats in force in a state immediate before commencement of this Constitution, 73rd Amendment Act 1982, which is incorrect with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or presented, amended or repealed by a competent legislature or other competent authority, or until expiration of 1 year from such commencement, whichever is earlier. Provided that all panchayats existing immediately before such commencement shall continue till expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by legislative assembly of that state, or in case of state having a legislative council by each house, legislative council by each house of
legislature of that state. 243O. Notwithstanding anything in this constitution, validity of any law relating to delimitation of constituencies or allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under Article 243K shall not be called for question in any court. No election to any panchayat shall be called in question except by an election petition presented in such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by legislature of state. So this was about panchayats, and I'll now speak in Hindi because Hindi is also very important for various people. Exclusive English shall not work. And this भाग 9 पंचायत मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि लोग हिंदी वालों को पीछे नहीं रह जाए. इंग्लिश तो सब नहीं जान सकते ना समझ सकते, कुछ ही लोग समझ सकते हैं. हिंदी भी बहुत जरूरी जाना, इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ. 243 इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जिला में किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ग्राम सभा से, ग्राम सभा पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है. मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल हर भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे. पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेत है. पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है. जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए. ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है. 243 के ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं. 243 है प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और स्तर पर इस भाग के उपलब्धों के अनुसार पंचायत का किराया किया जाए. पंचायतों का उपबंध द्वारा पढ़ता हूँ. प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन, ये थोड़ा लिख नहीं रहा था, पंचायतों का गठन किया जाए. प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा. 2. खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है. 243 गैर इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में यथा साधन एक ही हो. किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों को
स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाधव एक ही हो। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, जिला स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागत सामष्टि है, ऐसी पंचायतों में राज्यसभा के सदस्य का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का, जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में द्वारा के लिए जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशना में मत देने का अधिकार होगा। ग्राम सभा पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा और मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पूर्व 243 घ प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित सदस्यों की संख्या का अनुमान उस पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यशाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किया जा सकेगा। खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या से कम एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को
चक्रानुक्रम से आवंटित किया जा सके। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उत्बंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों, आरक्षित अध्यक्षों को आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्ति वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु ये भी इस खंड में के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी। खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में निधि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इस भाग में कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से पंचायत नहीं रहेगी। 243 है, प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं की जा सकी है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इसके अधिक नहीं। तत्समय प्रवर्त किसी विधि की किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधनों के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा, तब तक खंड से निश्चित है तथा तब तक विघटन नहीं होगा। ओके। तत्समय प्रवर्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में निश्चित उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन खंड 1 में बिना दृष्टि उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा। परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत या उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए चुनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं होती। दो सौ 243 कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य
चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। यदि वह संसदीय राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निहित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसके 21वें वर्ष का आयु प्राप्त कर रही है। यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उस पर या उसके अधीन इस प्रकार निर्वहित ओके। यदि वह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निरहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे रीति को यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई व्यक्ति कोई सदस्य में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न कैसे ऐसे प्राधिकारी को ऐसे रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रयोगित करे विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उनके स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है, और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए जो उन्हें विनिर्देशित की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तराधित्व अरेंजमेंट करने के लिए उपयोग किए जाए। डॉक्टर संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी विधि से पंचायत को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उनमें विनिर्देशित की जाए निम्नलिखित के संबंध में अधिक शक्तियों निम्नलिखित संबंध में शक्ति और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबद्ध किए जा सकेंगे। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय के संबंध में है, कार्यान्वित करना। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पत्थर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पत्थर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित
विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत का ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पत्थर और फीसें किसी पंचायत को ऐसी प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शर्तों और निर्बंधों के आधार पर निर्बंधों के अधीन रहते हुए समुद्दिष्टि कर सकेगा। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों का निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा। 243 राज्य का राज्यपाल संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात अप्रत्यक्ष 5वें खर्च की समाप्ति पर भारत का समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय समिति का पुनर्लोकन करेगा और जो राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन को, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को जो पंचायतों को समुद्दिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में, पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्देशित किया गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उन अर्हताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उसका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और उसे अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य के विधान मंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करेगा। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और उसे अपने कर्तव्यों के पालन की ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसी लेखाओं की संप्रेषणा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।
पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रक एक राज्य निर्वाचन आयोग के में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचक आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदाविधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए आला अधिकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी उसके लिए अलाभकारी विदाउट प्रॉफिट, अलाभकारी डैमेजिंग प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, अलाभकारी। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की उसे सौंप दिए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या संसद सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने और किसी संघ राज्य क्षेत्र के उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के प्रति निर्देश हो और किसी राज्य के विधान मंडल या विधानसभा के प्रति निर्देशक किसी ऐसे संघ क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश है। परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र था जिसके किसी बात को लेकर घोटाला नहीं। फिर पढ़ते हैं, परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसी अपवादों या उपतंत्रणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिष्ट करें। 243 इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्देशित जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य है। मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है। इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय कृषकों के जिला और कृषकों के किसी
किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और प्रकृतियों का प्रभाव डालती है। अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 है कि कोई बात अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी कै खंड 2 के उपखंड कै में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस भाग का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय दोबारा बढ़ते हैं। क्या खंड 2 के उपखंड में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस भाग का विस्तार खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय यदि कोई हो उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के साथ बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम ही 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देगी। हिंदी समझे 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देती है। संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपात्रणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। 243 इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवर्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से अलग असंगत है जब तक सक्रिय विधान मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसके संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक प्रवर्त बना रहेगा। परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिससे विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले से विधियां मानो हैं विधियां विद्यमान मंडल के ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा मतलब पहले ही विकसित नहीं की जा सकती है तो अपनी अवधि को सदा अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 टैग के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या ऐसा निर्वाचन क्षेत्र की स्थानों के आवंटन से संबंधित है किसी न्यायालय प्रसंगत नहीं की जाएगी। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन अर्जी पर ही प्रसंगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए अन्यथा नहीं। ओह माय गॉड, हिंदी बाप रे बाप।
and very tedious. Is really so. This was about panchayats in our country. Very complicated arrangement, but very simple arrangement also, because people are getting powers from panchayat as institution, constitutional provision of this country, which is very significant for self-governance by people of this country. Because constitution flows from president to lowest profile person, and panchayats are given power, including power to women, and that is very big empowerment because women must have power to run this country. But women exclusively should not be power. But what is happening is different. Women are given power, but their people, male members, are using those powers. Women are just signing those. I've seen many cases where I ask questions, women they don't answer. They don't understand anything what panchayats are, what responsibilities of panchayats are, what they can do, but cannot do. They don't even know where chapter lies of panchayat and where it is. They are just members or they are just elected persons, you can say they are gadgeted one, they are responsible for village or intermediate level village or whatever district area, but they do nothing. Their husbands or their brothers or whoever they guide and they just sign only for purpose release of funds they come, and that's what's happening, which is not good for future of this country. Women are educated, they must understand constitution available in Hindi, they should read that, they should know their power. Why to just sign? Are you born for just signing? That is a question. Or just like I say, are you born for just voting every time in 5 years? No. Same thing, you read documents, you understand your power and then work. Otherwise, you are just befooling yourself. There is no use just to sign and let a male member do it. No, it is your job, you do it. It's male job, male do it. But this is not working. Trust doesn't work in law. Trust doesn't work for work. Why don't you have confidence in yourself? That's a question mark. If I don't have confidence, I shall not do that work. Because my job is my responsibility, not someone else's responsibility. And this is the way we are going into hell. Country is moving into hell now. Hell in every field, hell in economy, hell in pollution, hell in temperature, hell everywhere, hell in jobs, hell in government. Every sector is in hell. Government has made hell and we have supported hell to be hell, more and more hell. We have to come out of this hell if we live, if we have to live in this world with respect. Other countries are also going to hell. What you call a hell is atmosphere. Hell, UV 15, ultraviolet radiations 15 index. Do you know that? Who is thinking of that? Nobody is thinking for that. Neither panchayat people thinking, nor city people thinking, and not president thinking. Nobody is thinking. They are just living in air-conditioned rooms and enjoying life. They are just feeding, they are just getting feed in public funds because they are not doing hard work, they are not working labor work, they are not doing anything. Go to other countries, many European countries, see, they don't have their cars, so ministers are traveling by public transport. They are not having air conditioners, very good air conditioner. Temperature in France was 42, temperature in US was 42, temperature in England was 40. They did air conditions. They are better than us because they understand what economy is. Yes, there are looters. We have super looters, they have lower profile looters. Every country has looters. Japan has looters, Thailand has looters, Malaysia has looters, and Europe has looters. Now America is having looters. All are looters. Some people are there everywhere. 5% people are all we are corrupt, and but we have majority of politicians corrupt. 233 politicians, MPs now in Lok Sabha, they are criminals background, and we have accepted them. Are we not fools? Why do you think they are working for us to make our future? These 233 MPs and Congress is sitting with them like fools. Opposition leaders, 20 opposition leaders are sitting with them like fools. They do not have any degree of shame that they are working with criminals. 119 criminals from BJP. Modi has got no shame at all. He elected them, he got names, he approved their names, Amit Shah approved their names, Rahul Gandhi approved names. 19 Congress MPs are criminals. In total, there are 233, and these parties got no shame at all. They are robbers of this country. They themselves, I will call Modi is criminal, Rahul criminal, everybody is criminal because they named them. They deliver ticket to them. Why? Why criminals are coming to our country as ruler? Should we be ruled by criminals? Is it a moral authority? Are you incensed? It is because we are sleeping. Voters vote to Modi or to Rahul or to Mayawati or to someone else. All bloody rascals. These politicians, they should be in jail. But they are in power because of stupidity of myself and yourself. We are stupid voters.
mindless voters, illiterate, educated illiterate, PhD, engineer, doctor, professor, voting blindly. EVMs, electronic voting machines, cheating each and everybody, and we are happy. Oh, I have elected this MP, and your vote was never counted because EVM was replaced. 20 lakhs EVM are missing from record, and nobody has got any answer. I have written to President just recorded in diary, no answer. I have written to Election Commissioner, no answer. I have written to Chief Justice of India, just the mail was sent at your place and registered, but no answer. This is our country, our nation. What else you can do? Keep on shouting. Bhanu Pratap Singh is shouting. Many people are shouting. Nobody is listening to them because this country has gone to hands of robbers. RSS bigger robbers, anti-national who never participated in freedom of this country. RSS is same. BJP is daughter of that. Jan Sangh is brother's father. This Congress saying it was not that Congress. Now they are also equivalent to BJP. There is no difference left between these two parties. Unfortunately, they are not doing anything. Rahul Gandhi has run away now. Oh, I'm responsible. I don't take responsibility, and I am not related to this party. I'm leaving. I'm resigning. Why bloody you are resigning? You face. Come and fight this. Remove the electronic voting machines. These have cheated people. Our votes have been robbed. Even if I voted Nota, it could have gone to BJP. What's the guarantee has gone to Nota? No guarantee at all. EVMs are manipulated. These are manipulated. These are design machines. And you see demonstration already given that this can be manipulated. Go and watch YouTube. There are so many videos that prove that this can be managed, vote can be swapped, and this can be swapped. This is our country. Shall we accept this? If you accept this, it's your congratulations, you accept this. But intelligent people, people having mind, people who think about future of this country would never accept this because this is our country. This is not country of Europe. This is not country of America or British. This is not country of RSS. This is not country of Congress. This is country of our people. We people of this India, honor this country, not Rahul Gandhi, not Modi. They are all our servants. President is our servant, Modi is our servant, Rahul is our servant, Election Commissioner is our servant, Supreme Court Chief Justice is our servant, everybody is servant. We are all of this country, each and every voter of this country, each and every citizen of this country is out of this country, and we have to understand this point. If you don't understand, we are slaves. That's all, nothing else. Open your minds, young men who are youth, open your mind. Don't follow any leader. These all are rascals and they will run away from this country one day when they don't have place here. They will run away. They have enough funds. Modi goes to outside countries every day, every month. He just to deposit his money through Reliance. He gets through money. He gets some money. Same person goes in Pakistan. 60, 70 years ago, Arbani. He has changed his name to Ambani. These people are saying they migrated from Pakistan in 1947. Modi migrated, Advani migrated, and these people came from there because he thought this Hindu country, and that was the only reason they came here. No other reason was there. They had been staying in Pakistan for billions of centuries. Why they came here? Because of this reason only. No other reason. We'll go there and loot that country because there was nothing in Pakistan for them. That was consideration. And we people are understanding these refugee guys, these Pakistani guys who came that time. They spread corruption in this country. BJP, in name Jan Sangh, did everything. These people just to be full people of this country, and they got reservations through Nehru. They got compensation of plots and compensation of business. Go and see Kurukshetra, go and see Karnal, go and see Bombay, go and see, you say Ahmedabad, and go and see this Faridabad, and go and see many other countries, Delhi, West Delhi, and this the transfer all over they were settled by Jawaharlal. Their compensation loans were given to them, and then they abused Nehru and they abused Gandhi and they abused everybody. They worship God. Say this is the personality, their cult and their character. You have to understand the same people are in power now. RSS is nothing but same. They migrated from Iraq, Iran, Kurdistan long back. And now they say we are Hindu. They are defining Hindu. What Hindu is? They don't know themselves what Hindu is. And they are saying we are Hindu, we are not Christian. Why we think of that? Why don't we live peacefully with the Bharat name? Why don't change this? These are so because this constitution they don't believe this constitution. They want to bring their power only. Because under this constitution they are not getting any power, and that's the problem. You see Sunil Arora, this is election commissioner, Punjabi guy. He spoiled everything. He polished shoes of Modi. He has acted a T-boy of Modi, and he is there. He cheated everything, and he brought this government back to power by election cheating, and this will be accepted. We are fools, country of fools, country of idiots we are. 90 crore voters are idiots here. I and you are all are idiots. Well, I shall close it now because it's already too late. It's more than around 1:45. So I'll
talk about municipalities in next talk because this was about this. I want to tell people read constitution. This is why मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप बेशक कितने भी पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, आप कुछ नहीं है, आप बेकार हैं. आपके माइंड में गोबर भरा है, बेवकूफ हैं आप धर्म की बातों में जाते हैं, आप राजनीति वालों की बात में जाते हैं. जिस बात में जाना चाहिए आप उसमें नहीं जाते. बहुत जरूरी है जानना. आप अपने घर को नहीं जानते, अपने मकान को नहीं जानते, अपने नंबर को नहीं जानते, अपने देश को नहीं जानते. आप जानते क्या है? खाली नौकरी ढूंढने के लिए पैदा हुए हैं आप बस वोट देने के लिए पैदा हुए, इसी काम के लिए पैदा हुए. आप खड़े हो इलेक्शन में, आप क्यों नहीं खड़े होते? आप जीतिए, किसने रोका आपको? आप क्यों नहीं जीतते? आप क्यों वेट करते? राहुल गांधी का बताएगा या मोदी का बताएगा, आप खड़े हुए जीतिए या जीत के आइए एमपी, कौन रोकता है आपको? लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि अब 50 करोड़ नहीं है. 50 करोड़ होगा तो जाएंगे. अब 50 करोड़ में बिके हैं एमपी, कर्नाटक में बिके हैं ना एमएलए बिकते हैं, एमपी राज्यसभा में एमपी बिके हैं. क्या होगा? जब खरीदे जा रहे हैं एमपी, खरीद सब्जी की तरह, केले की तरह ये लोग खरीदे जा रहे हैं एमपी एमएलए, तो क्या रहेगा डेमोक्रेसी, क्या रहेगा लोकतंत्र? ऐसे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं आप? सर फोड़ दीजिए इनके राजनीति वालों के. आप खुद आगे आइए. तो आप खुद आगे नहीं आएंगे, कुछ होने वाले नहीं इस देश का. ऐसा ही रहेगा. पहले अंग्रेज बैठे थे, अब काले अंग्रेज आ गए. उससे पहले मुगल बैठे थे, उससे पहले पंडित बैठे थे. पंडित अब भी राज करें. हर इंस्टीट्यूशन में पंडित है. आरएसएस के पंडित आप जाके देख लीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, सारे जज है ना, नॉन रिजर्व है, सब पंडित है, राजपूत है, कोई भी हरिजन नहीं है वहां पे. क्यों नहीं है? क्यों हरिजन आदमी नहीं है, शेड्यूल कास्ट आदमी नहीं है, स्टोल्ट्राइब आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं है. सारे कोई मिश्र है, कोई कुछ है, कोई 95% पंडित है. क्यों? भी पंडित ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्या? राजपूत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्या? जो कमजोर है, जो गरीब है, उनकी पावर नहीं होती क्या? उनको आगे नहीं बढ़ना क्या? नहीं, उनकी रिजर्वेशन खत्म की जा रही है, यूनिवर्सिटी से हटाए जा रहे हैं सब, रिजर्वेशन ही नहीं है. प्राइवेट कर दो सब कुछ, रिजर्वेशन नहीं होगी. प्राइवेट को रिजर्वेशन नहीं होगी. रेलवे बेच दो, कंपनियां बेच दो, सब कुछ बेच दो. अगर वो प्राइवेट आदमी, रिलायंस का आदमी काम कर सकता है तो आपके सरकारी आदमी क्यों नहीं काम कर सकते? ये प्रश्न नहीं है? क्यों नहीं सोचते हम इसको? आप सुधारते क्यों नहीं? आप बेचते क्यों हैं? आपका बाप नेहरू बना के देखे कि आपको कुछ, आप बेच दो, खा जाओ उसको बेच के. अंग्रेज आपको रेल दे गया, बेच के खा जाओ. यही आपकी राजनीति है. आप कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा. आपको बेच रहे हो, खुलेआम बेच रहे हो, अपनी आत्मा बेच रहे हो. आप तो सब कुछ बेच दोगे. ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमको? हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री. अगर सुधारिए उसको, अपनी शक्ति है तो. अगर आप ताकत, आपका लाखों इंजीनियर देश में है, क्या वो सुधार नहीं सकते? क्या करते हैं वो? आप दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट दीजिए उनको, उनकी कंपनियों को अपनी कंपनियां बनाइए. आप इतना नहीं कर सकते क्योंकि आपको खाना है, सिर्फ आपको कमीशनें खानी है, आपको अपने दोस्तों को बेचना है. 50 की एयरपोर्ट आपने मेंटेनेंस के लिए बेच दी, अपने दोस्त को बेच दिए. आपने लाल किला बेचा, अपने दोस्त को बेचा. क्यों बेचा? क्यों? उसकी मेंटेनेंस आपकी. आप झाड़ू नहीं लगा सकते, आप सफाई नहीं कर सकते, आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते. यही शक्ति है आपकी, यही आप प्रधानमंत्री बने. इसी काम के लिए बेच दो, सब उठा के कॉन्ट्रैक्ट दे दो. आप क्या करेंगे फिर आप भी अपने आप को बेच दो. आपकी जरूरत क्या है? हम किसी को हायर कर लेंगे पीएम बनाने के लिए, इलेक्शन की क्या जरूरत है? हम किसी को पीएम हायर करेंगे, भाई तेरी 10 लाख रुपए सैलरी है, चल काम कर. हम मिनिस्ट्री हायर कर लेंगे, 3 लाख रुपए तेरे से ले काम कर. आपकी जरूरत क्या है फिर? तब इलेक्शन कराते, ड्रामा करते, दुनिया को दिखाते. किस लिए? ये सोचेंगे जब आप तक नहीं ना, भारत कभी भारत नहीं बनेगा. भारत बेवकूफ बना हुआ है. भारत की जनता बेवकूफ बनी हुई है. पागल है भारत की जनता, अनपढ़ है. 10 लाख डॉक्टर, 20 लाख इंजीनियर, 15 लाख एडवोकेट, 25,000 जज और पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग गधे हैं सारे के सारे, मुझको मिला के. क्योंकि हम सोचते नहीं देश के बारे में, हम अपने बारे में सोचते हैं. मेरा बच्चा इंग्लैंड चला जाए, मेरा बच्चा कन्वेंट में चला जाए, मेरा बच्चा गजेटेड अफसर बन जाए, मैं बिजनेस कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ. इसके अलावा हम नहीं सोच सकते मैं सिफारिश लगा दूँ, जॉब मिल जाए, कैसे भी मिल जाए. हर आदमी इन्हीं चक्रों में लगा हुआ है. तो देश का बेड़ा गर्क नहीं तो क्या होगा? बेवकूफ अंग्रेज चला जाए छोड़ के आप लोगों को. आपको उनके जूते खाने के आते थे, वही खाने चाहिए थे आपको, वही सही रखते आपको. लेकिन आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप पागल हैं. जब तक आज पागल बनने से बाहर नहीं आएंगे, आप नहीं समझ सकते. हर आदमी अपने चक्कर में है. मेरा घर सही रहे बस, आग लगती रहे दूसरे मकान में, मुझे क्या लेना देना है? मेरे बच्चे सही रहने चाहिए, बस मेरा खाना मिलना चाहिए. मैं चोरी करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा घर सही चलना चाहिए. मेरे को कारें होनी चाहिए, मेरे को मकान होना चाहिए, मेरे अच्छे बच्चे होने चाहिए, मेरे अच्छे रिश्तेदार होने चाहिए, मेरा सर्कल अच्छा होना चाहिए. मैं अपने घर, सबको अपनी अपनी लगी है. वो पागल है मिलिट्री, पागल है एयरफोर्स, पागल है बेहो जो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, आपकी रक्षा, वो बेवकूफ है सारे. कितने नेताओं के लड़के बताइए, कितने बच्चे गए हैं नेताओं के? फिल्म स्टारों कितने बच्चे गए वहाँ? कोई है फौज में? नहीं है फौज में. कौन है? किसान का बच्चा, वो फौज में है. उसको चुनाव ही नहीं लड़ने देते. बनारस में हटा दिया उसको, तू जाए यहाँ से, तेरे पास करनी है, हम तू इलीगल है, जा रिजेक्ट आती है तू. और वो बदमाश साध्वी भोपाल की, वो एमपी बनी हुई है, जिसने आतंकवाद किया, सब कुछ किया. ये है हमारा देश. अब आप खुद समझ लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है. धन्यवाद आपका सबका. जय भारत.